हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक माहेश्वरी। आपको दीपावली की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और आशा करता हूं कि आपने दीपावली बहुत अच्छी मनाई होगी। आप अपने परिवार के साथ खेले होंगे, मस्ती आपने की होगी, पटाखे फोड़े होंगे। लेकिन थोड़ा सा टेंशन भी था कोरोना का, और बहुत सेफ तरीके से आप सभी ने और मैंने दिवाली मनाई है। आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली के बाद आज हम फिर साइकोलॉजी की पाठशाला में मिल रहे हैं। आज साइकोलॉजी की पाठशाला को बाहर पढ़ने का मन है। यहाँ मैं एक खाली जगह जहाँ पर कोई भी नहीं है, एक गार्डन है मेरी यूनिवर्सिटी का, और मैं यहाँ पर बैठा हूँ। और आज मन हुआ कि क्यों ना साइकोलॉजी को कहीं बाहर बैठ के पढ़ा जाए, बाहर बैठ के समझाया जाए। आज एक नए टॉपिक को मैं इस साइकोलॉजी की पाठशाला में लेकर आया हूँ, और उस टॉपिक को कहते हैं फ्रस्ट्रेशन। आप और हम जिंदगी में ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, अपने आप के लिए भी करते हैं कि आज मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ। हम ये कहते हैं मुझे फ्रस्ट्रेट मत करो। दूसरे को जब हम देखते हैं तो दूसरों के लिए भी कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट दिख रहा है। लेकिन इस फ्रस्ट्रेशन के पीछे जो एक रीज़न है, वो रीज़न है असफलता। वो रीज़न है आपके किसी लक्ष्य की पूर्ति में एक बाधा का उत्पन्न होना। जब व्यक्ति बार बार असफल होता है, जब व्यक्ति के लक्ष्य की पूर्ति में कोई बाधा आती है, तब व्यक्ति निराशा के भाव से घिर जाता है। और इस निराशा के भाव से घिरना ही फ्रस्ट्रेशन है। हम इसे कुंठा भी कह सकते हैं, नैराश्य भी कह सकते हैं, निराशा का भाव भी कह सकते हैं। यदि फ्रस्ट्रेशन के टेक्निकल मीनिंग को देखें तो फ्रस्ट्रेशन एक मेंटल इमोशनल स्टेट है, और वो एक ऐसी इमोशनल स्टेट है जहाँ पर किसी आवश्यकता की पूर्ति में बाधा उत्पन्न हुई है, या किसी आवश्यकता की पूर्ति में हम असफल हो गए। जनरली एक बार असफल होने से फ्रस्ट्रेशन डेवलप नहीं होता है। जब व्यक्ति बार बार असफल होता है, बार बार उसे लगता है कि नहीं, मैं अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाऊंगा, मेरी जो आवश्यकता है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे साइकोलॉजिकल हो, मैं उन आवश्यकता को पूरी नहीं कर पाऊंगा, तब व्यक्ति में निराशा का भाव, एक पेसिमिस्टिक फीलिंग डेवलप होती है। जब व्यक्ति किसी भी कारण से अपने निश्चित लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाता, तो उसमें एक आवेग उत्पन्न होता है, एक इम्पल्स डेवलप होती है, एक इमोशनल स्टेट डेवलप होती है, और वो इमोशनल स्टेट, वो सांवेगिक अवस्था पेनफुल होती है। यदि थोड़े समय तक फ्रस्ट्रेशन हो, व्यक्ति को असफलता मिलने के बाद सफलता मिल जाए, तो व्यक्ति का फ्रस्ट्रेशन दूर हो जाता है। लेकिन असफलता फिर असफलता फिर असफलता और असफलता पर असफलता मिलती रहती है, उसकी आवश्यकताओं में बाधा उत्पन्न होती रहती है, तब व्यक्ति में फ्रस्ट्रेशन बहुत गहरे स्तर में चला जाता है, और वो फ्रस्ट्रेशन चिंता को, अवसाद को या अन्य मानसिक बीमारी को जन्म देता है। फ्रस्ट्रेशन का एक जो मुख्य कारण दिखाई देता है, वो है सप्रेशन ऑफ थॉट्स, सप्रेशन ऑफ नीड्स या सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स। जब व्यक्ति अपने फीलिंग्स को, अपनी इच्छाओं को भी दबाता है, तब भी फ्रस्ट्रेशन होता है। और आपने देखा होगा, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा अपनी आवश्यकताओं को, बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को दबाता है, उसमें एग्रेशन अधिक देखने को मिलेगा, उसमें इरिटेशन अधिक देखने को मिलेगा। और ये इरिटेशन क्यों डेवलप हुआ है, ये एग्रेशन क्यों डेवलप हुआ है, ये रिएक्शंस हैं उस फ्रस्ट्रेशन की, जो कि फीलिंग को, इमोशंस को, नीड्स को दबाकर डेवलप की गई हैं। ये जो सप्रेशन है या दमन है, ये दो तरीके से हो सकता है। साइकोलॉजी में दो टर्म यूज करते हैं, एक रिप्रेशन ऑफ थॉट और एक होता है सप्रेशन ऑफ थॉट। जब सप्रेशन ऑफ थॉट आता है तो हम
जानबूझकर अपने विचारों को, अपनी इच्छाओं को, अपनी फीलिंग्स को दबाते हैं। और दूसरा, ऑटोमेटिक ही आपके इमोशंस, आपके विचार कहीं चले जाते हैं। मीन्स हम दबाते नहीं हैं, वो ऑटोमेटिकली स्वतः ही हमारे मस्तिष्क से, हमारे कॉन्शियस माइंड से चले जाते हैं। लेकिन चाहे वो रिप्रेशन का, चाहे सप्रेशन का, इन दोनों का रीज़न एक ही है, असफलता। किसमें असफलता? लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाने में। जब व्यक्ति असफल हो जाता है, जब उसको बार बार असफलता मिलती है, उसको लगता है कि वो अपने निश्चित लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाएगा, वो अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं कर पाएगा। जब भी वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने जाता है, ऑब्स्टेकल्स आते हैं, बाधा उत्पन्न होती है, और तब व्यक्ति फ्रस्ट्रेट होता है। ये जो फ्रस्ट्रेशन है, उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। मैंने अभी एक बताया है कि एक रीज़न सप्रेशन या रिप्रेशन हो सकता है। लेकिन अगर साइकोलॉजी की लैंग्वेज में बात की जाए तो इसके 3 रीज़न होते हैं। एक, पर्सनल फैक्टर होते हैं जिनके कारण फ्रस्ट्रेशन होता है। सेकंड, इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर का मतलब है कि जो पर्यावरणीय कुछ कारक होते हैं, वातावरण में कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, ऐसे कुछ कॉज होते हैं जो फ्रस्ट्रेशन को डेवलप कर सकते हैं। और तीसरा जो कारक है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिव्स। ये वैसे तो पर्सनल फैक्टर है, लेकिन मैं इसको अलग से डिस्कस करना चाहूँगा कि कैसे मोटिवेशन में, आपकी मोटिव्स में कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होता है और उस कॉन्फ्लिक्ट के डेवलपमेंट से फ्रस्ट्रेशन डेवलप होता है। आइए हम एक एक करके, पहले इन्वायरमेंटल फैक्टर, फिर पर्सनल फैक्टर, और उसके बाद जो कॉन्फ्लिक्ट है मोटिव्स के बीच, उनसे कैसे फ्रस्ट्रेशन डेवलप होता है, उसके बारे में हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं जो आपके फ्रस्ट्रेशन को डेवलप कर सकते हैं। और इन्वायरमेंटल फैक्टर को हम एक्सटर्नल फैक्टर भी कह सकते हैं, बाह्य कारक। और बाह्य कारक में 3 तरह के सिचुएशंस आती हैं। 3 तरह की सिचुएशन कौन सी? सबसे पहले कुछ एटमॉस्फेयर से रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं, फिजिकल फैक्टर्स होते हैं। और ये फिजिकल या एटमॉस्फेयर से रिलेटेड फैक्टर्स कौन से हैं? बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा ठंड, कोई ज्योग्राफिकल कंडीशंस फ्रस्ट्रेशन को डेवलप करती है। आप रोड पर जा रहे हैं और आप जाम में फंस गए, ट्रैफिक जाम हो गया और आप 1 घंटे तक आप फंसे रहे और आप अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाए, आप फ्रस्ट्रेट होते हैं। कहीं पर फ्लड आता है, व्यक्ति फ्रस्ट्रेट होने लगता है। कहीं पर बहुत ज़्यादा बारिश आती है, व्यक्ति तो भी फ्रस्ट्रेशन में आता है। कहीं पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, व्यक्ति फ्रस्ट्रेशन में आता है। जो आपके चारों ओर जो फिजिकल कंडीशंस हैं, जो आपके चारों ओर का जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, वो आपके सबसे बड़ा कारण हो सकता है आपके फ्रस्ट्रेशन को डेवलप करने में। इस इन्वायरमेंटल फैक्टर में दूसरा एक फैक्टर आता है, सोशल फैक्टर, सोशल सिचुएशंस। सोशल सिचुएशंस में सोशल रिस्ट्रिक्शंस, व्यक्ति समझता है कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं और वो रिस्ट्रिक्शंस मेरे लक्ष्य की पूर्ति में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं या मेरी आवश्यकता की पूर्ति में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, तब व्यक्ति फ्रस्ट्रेट होता है। इस सोशल सिचुएशन में ही अगर देखें तो फैमिली इज़ द पार्ट ऑफ सोसाइटी। फैमिली भी या फैमिली का एनवायरनमेंट भी एक फ्रस्ट्रेशन को डेवलप होने का एक कॉज हो सकता है। चाहे वो माता पिता के बीच कलह की बात हो, चाहे वो फैमिली में उसको रिजेक्शन मिलता हो, फैमिली का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा हेल्दी ना हो, तब भी व्यक्ति फ्रस्ट्रेट होता है। जो यंग जनरेशन देखी जाती है, वो यंग जनरेशन पीयर ग्रुप से भी फ्रस्ट्रेट होती है। वैसे तो पीयर ग्रुप वो होता है जो आपके फ्रेंड सर्कल है, लेकिन पीयर ग्रुप में कभी कभी ऐसे दोस्त होते हैं या कभी कभी ऐसे व्यक्ति मिल जाते हैं जिससे आप फ्रस्ट्रेट होते हैं। ये भी एक सोशल फैक्टर है। और इस पीयर ग्रुप के अलावा भी बहुत सारे व्यक्तियों से आपका इंटरेक्शन होता है और उस इंटरेक्शन में
आप किसी के विचारों से फ्रस्ट्रेट होते हैं, किसी के बिहेवियर से फ्रस्ट्रेट होते हैं, अलग अलग कंडीशंस सोसाइटी की हो सकती है, वो फ्रस्ट्रेशन को डेवलप करती है। इन्वायरमेंटल फैक्टर में ही एक फैक्टर आता है जिसे कहते हैं इकोनॉमिकल फैक्टर। आज हम जिस कंडीशन में, जनवरी से लेकर अभी तक जो कोरोना काल चला है, उस कोरोना काल में बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई हैं। अभी बीच में कुछ महीने ऐसे थे जब शॉप्स बंद थी, कंपनीज बंद थी, मार्केट बंद थे। उस समय लोगों को और हमें सबको बहुत इकोनॉमिकल लॉस हुआ है, और उस इकोनॉमिकल लॉस ने हमारी जीडीपी भी कम कर दी। हमारी जो आर्थिक प्रगति की जो रफ्तार थी वो भी थोड़ी कम हो गई, और उसके कारण भी फ्रस्ट्रेशन लोगों में डेवलप हुआ है। और आपने ये भी देखा होगा कि आर्थिक तंगी के कारण लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं, और वो फ्रस्ट्रेशन से सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ती है, और व्यक्ति सुसाइड करता है कि उसके पास नौकरी नहीं है, उसके पास खाने को खाना नहीं है, उसके पास पहनने को कपड़ा नहीं है, और केवल एक ही कारण है, वो है इकोनॉमिकल फैक्टर, और उसके कारण वो व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो गया है। ये तो थे इन्वायरमेंटल फैक्टर, और इस इन्वायरमेंटल फैक्टर में एक सिचुएशन को और हम काउंट कर सकते हैं। क्या इस कोरोना की सिचुएशन को हम इन्वायरमेंटल फैक्टर में इंक्लूड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इस कोरोना की सिचुएशन में हम घर के अंदर बंद रहे। वो एक रीज़न अलग था कि हम अपने आप को बचाने के लिए, सोसाइटी को बचाने के लिए, हम सेफ होने के लिए अपने घर में रहे थे, लेकिन घर में रहते रहते भी व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो गया है, और अब व्यक्ति बाहर निकलना चाहता है, मस्ती करना चाहता है, घूमना चाहता है। रीज़न एक है कि वो जो फ्रस्ट्रेशन है, जो उसने बहुत सारी आवश्यकताओं को दबा कर रखा हुआ था, उसकी बहुत सारी आवश्यकताएं, बहुत सारे उसके गोल्स, उसके लक्ष्य पूरे नहीं हो पा रहे थे, केवल और केवल इन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के कारण। तब व्यक्ति अब बाहर जाना चाहता है, बाहर निकलना चाहता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर के बाद दूसरा फैक्टर है पर्सनल फैक्टर, और ये जो पर्सनल फैक्टर है वो व्यक्ति से स्वयं से संबंधित है, और व्यक्ति की फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन से संबंधित है। कोई व्यक्ति फिजिकली हेल्दी नहीं है, मेंटली हेल्दी नहीं है, उसमें फ्रस्ट्रेशन डेवलप होने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं। साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि जो इन्वायरमेंटल फैक्टर इतने डेंजरस नहीं होते हैं जितना कि उसके पर्सनल फैक्टर होते हैं। क्यों? क्योंकि इन्वायरमेंटल फैक्टर भी उसकी फिजिकल एंड मेंटल कंडीशंस को पहले प्रभावित करेंगे, और जब फिजिकल मेंटल कंडीशंस उससे सामना नहीं कर पाई, कोप अप नहीं कर पाई उस सिचुएशन से, तब वो व्यक्ति फ्रस्ट्रेशन में जाएगा। इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आपके पर्सनल फैक्टर। पर्सनल फैक्टर में पहला जो स्तर आता है वो आपके शरीर का, कि आप शरीर से बहरे हैं, शरीर से आप अंधे हैं, कोई ऑर्गेनिक इन्फीरियरिटी है, आपको कोई सीरियस फिजिकल इलनेस है, आप बार बार बीमार पड़ जाते हैं, तब हो सकता है कि आप फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो जाएं, आप में निराशा का भाव उत्पन्न हो जाए। दूसरी कंडीशन आती है आपकी मन की। आपका जो निगेटिव एटीट्यूड है, आपकी जो निगेटिव थिंकिंग है, वो भी फ्रस्ट्रेशन को डेवलप कर सकती है। एक व्यक्ति पॉजिटिव होता है और एक दूसरा व्यक्ति निगेटिव होता है। पॉजिटिव व्यक्ति में फ्रस्ट्रेशन देखने को नहीं मिलता है। यदि उसको फ्रस्ट्रेशन का सामना करना भी पड़ता है तो वो किसी न किसी तरीके से उसको सॉल्व कर लेता है, उस फ्रस्ट्रेशन को रिजॉल्व कर लेता है, वो फ्रस्ट्रेशन चला जाता है। लेकिन व्यक्ति ठीक से उस फ्रस्ट्रेशन की सिचुएशन को, उस असफलता की सिचुएशन को, उस ऑब्स्टेकल्स को सामना यदि नहीं कर पाया, तब फिजिकल और मेंटल कंडीशंस खराब होंगी, और उस फिजिकल और मेंटल कंडीशंस खराब होने के कारण फ्रस्ट्रेशन डेवलप होगा। एक मन से संबंधित एक बहुत बड़ा रीज़न और भी है जो यंग लोगों में देखने को मिलता है, और वो है उनकी हाई एस्पिरेशन। एक जो यंग ब्लड होता है वो बहुत बड़ा काम करना चाहता है, और अपनी योग्यता से बहुत बड़ा। इसलिए लोग कहते हैं कि अपनी योग्यता के अनुसार या योग्यता से थोड़ा सा ऊपर का लक्ष्य बनाएं।
ऐसा नहीं हो कि आप बहुत ज़्यादा एक ऊंचा लक्ष्य बना लें जिसको आप पा ना पाएं। एक एग्जाम्पल से यदि इसको समझें कि एक व्यक्ति है जो पढ़ाई में कमज़ोर है और वो लड़का पढ़ाई में 1-2 बार फेल भी हुआ है और उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, लेकिन उसकी हाई एस्पिरेशन है कि वो आईएएस बनेगा, वो सिविल सर्विस की तैयारी करेगा और सिविल सर्विस को क्रैक करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं कर सकता, वो कर सकता है, लेकिन उसको ये पता है कि मेरे अंदर योग्यता नहीं है, लेकिन फिर भी वो एस्पिरेशन बहुत हाई रखता है, मैं यही करूँगा, इससे कम मैं कोई बात नहीं करूँगा। 1 बार 2 बार 3 बार जितने भी चांस एग्ज़ाम देने के उसको मिलते हैं सिविल सर्विस के, वो एग्ज़ाम देता है, लेकिन सारी सिविल सर्विस की एग्ज़ाम में वो फेल हो जाता है क्योंकि वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है। क्या उसको अपनी योग्यता के अनुसार अपने लक्ष्य को नहीं चुनना चाहिए? बड़ा लक्ष्य बनाना चाहिए, बड़ी सोच रखनी चाहिए, लेकिन ये भी जानना ज़रूरी है कि आपकी योग्यता क्या है, आपकी कैपेबिलिटी क्या है। आप हो सकता है पढ़ाई में अच्छे ना हों, लेकिन आप मैकेनिकल लाइन में अच्छे हों। आप हो सकता है पढ़ाई में अच्छे ना हों, आप हिस्ट्री में अच्छे ना हों, आप फिजिक्स में अच्छे ना हों, लेकिन आप बहुत अच्छी पेंटिंग कर सकते हो, आप बहुत अच्छा म्यूज़िक बजा सकते हो या गा सकते हो। आपको अपनी योग्यता के अनुसार अपने एम्बिशंस को चुनना पड़ेगा, अपने एम को चुनना पड़ेगा। और जब व्यक्ति बहुत हाई एस्पिरेशन रखता है, वो फेल हो जाता है, तब उसमें फ्रस्ट्रेशन डेवलप होता है। ये रीज़न थे आपके व्यक्तिगत रीज़न, या इसको हम पर्सनल फैक्टर कहते हैं। अब इसके बाद जो तीसरा फैक्टर आता है वो फैक्टर है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मोटिव्स या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिव्स, कि आपके मोटिव्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। आप कहेंगे ये तो पर्सनल फैक्टर हैं, मोटिव्स तो मेरे होंगे, आवश्यकता तो मेरी होंगी, तो वो मुझसे संबंधित क्यों नहीं है? ये बिल्कुल पर्सनल फैक्टर ही है, लेकिन इसको अलग से इसलिए रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि साइकोलॉजिस्ट इस पॉइंट पर सबसे अधिक एम्फेसिस करते हैं कि इससे जो कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होता है और इस कॉन्फ्लिक्ट से जो फ्रस्ट्रेशन डेवलप होता है वो मेंटल इलनेस को लीड करता है। इसको अगर इस तरह से समझें कि 2 मोटिव्स एक साथ हमारे अंदर डेवलप हुए, 2 आवश्यकता एक साथ हमारे अंदर उत्पन्न हुई और व्यक्ति दोनों ही आवश्यकता की संतुष्टि चाहता है एक ही समय में। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि एक ही समय में दोनों ही आवश्यकता की पूर्ति कर ली जाए, दोनों ही मोटिव्स की पूर्ति कर ली जाए। अब क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मोटिव्स, दोनों मोटिव्स में कॉन्फ्लिक्ट होंगे। इसको पूरा करूं कि इसको पूरा करूं, इसको पूरा करना ठीक है या इसको पूरा करना ठीक है, ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए। एक क्वेश्चन आता है व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए। और ये क्वेश्चन क्यों आया है? क्योंकि 2 मोटिव्स हैं, 2 आवश्यकताएं हैं और इन दोनों ही आवश्यकताओं में एक कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो गया है। और व्यक्ति जब इन कॉन्फ्लिक्ट में पड़ जाता है, कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा गहरे स्तर पर चला जाता है, बहुत दिनों तक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, तब फ्रस्ट्रेशन डेवलप होता है। इस तरह की चिंता अभिप्रेरकों के बीच संघर्ष के कारण उत्पन्न हुई है, इसलिए इसे कॉन्फ्लिक्ट प्रोड्यूसिंग फ्रस्ट्रेशन या संघर्ष उत्पन्न कुंठा कहते हैं। और इसी का दूसरा नाम है मोटिवेशनल फ्रस्ट्रेशन या अभिप्रेरणात्मक कुंठा। अभी हमने 3 तरह के फैक्टर्स को यहाँ पर डिस्कशन किया। पहला एनवायरमेंटल फैक्टर, जिसमें फिजिकल कंडीशंस को डिस्कस किया था, उसकी सोशल कंडीशंस को, फैमिली कंडीशंस को और इकोनॉमिकल कंडीशंस को हमने डिस्कस किया है। दूसरा पर्सनल फैक्टर, जिसमें उसकी फिजिकल एंड मेंटल कंडीशंस कैसी है, वो किस तरह से फ्रस्ट्रेशन को डेवलप करती है। और तीसरा 2 अभिप्रेरकों के बीच कॉन्फ्लिक्ट से कैसे फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो सकता है। अब ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया है कि व्यक्तिगत और बाह्य कारणों के कारण हमारे लक्ष्य और हमारे बीच एक रुकावट पैदा होती है, एक बाधा उत्पन्न होती है, या उन कारकों के कारण
हम बार बार असफल होते हैं तब हमें कुंठा उत्पन्न होती है, और ये कुंठा न्यूरोटिक और साइकोटिक डिसऑर्डर को डेवलप कर सकती है जब वो कंटिन्यू निरंतर बनी रहे। इसलिए ज़रूरी ये है कि इस कुंठा को दूर किया जाए, और कुंठा को दूर करने के लिए हमें उन परिस्थितियों को बहुत अच्छी तरह समझना पड़ेगा जिन परिस्थितियों में ये कुंठा उत्पन्न हुई है। और यदि उन परिस्थितियों को अच्छी तरह समझा जाए तो कहीं ना कहीं उन परिस्थितियों में से ही एक सॉल्यूशन निकल कर आएगा, और उस सॉल्यूशन से कुंठा उत्पन्न नहीं होगी, और फिर हम एक राइट वे में, राइट पाथ में बढ़ने की कोशिश करेंगे। इस आज की पाठशाला में बस इतना ही। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपकी साइकोलॉजी की पाठशाला को यूं ही आप पसंद करते रहिए, लोगों तक पहुंचाते रहिए, और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।